नमस्कार। आज हम कर रहे हैं चीन के संविधान में साम्यवादी दल की भूमिका और उसका गठन। चीन एक साम्यवादी देश है और इसमें साम्यवादी दल के वर्चस्व को पूर्व के संविधानों में भी स्वीकार किया गया एवं 1982 का नवीन संविधान भी इस बात की दुहाई देता है कि चीन के नागरिक साम्यवादी दल के वर्चस्व में रहकर ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, यानी उनके अधिकारों की सुरक्षा साम्यवादी दल के नेतृत्व में ही संभव हो सकती है। 1949 की साम्यवादी क्रांति या 1917 की सोवियत संघ में साम्यवादी क्रांति के बाद आज हम 1982 के नवीन संविधान में भी साम्यवादी दल के वर्चस्व को स्वीकार करते हुए आप सबके सामने ये प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। साम्यवादी दल एक संगठित दल है और साम्यवादी दल का अपना अनुशासन और कार्यक्रम एवं सिद्धांत है। जो भी सदस्य इसकी मेंबरशिप सदस्यता स्वीकार करते हैं उन्हें सबसे पहले साम्यवादी सिद्धांत, कार्यक्रम और संविधान के प्रति निष्ठा और आदर भाव रखना होगा। इसके साथ साथ सदस्यता शुल्क भी जमा करवाना होगा। तत्पश्चात पार्टी के शीर्ष नेता या संगठित समूह के नेतृत्व द्वारा जब कभी भी कोई दिशा निर्देश दिए जाते हैं तो सभी सदस्य उसकी अनुपालना करते हैं। साम्यवादी दल का एक पिरामिड आकार समझाया गया है, लेकिन इससे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओ त्से-तुंग यानी इन विचारकों का प्रभाव चीन के संविधान में दिखाई पड़ता है। साम्यवादी दल को हम एक दल, एक नेता, एक कार्यक्रम के माध्यम से पहचानते हैं, क्योंकि मार्क्स ने पूंजीवाद का अंत करने के लिए सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र यानी किसान व मजदूर वर्ग संगठित होकर अपना एक नेतृत्व चुन ले और उस नेतृत्व के माध्यम से इस वर्ग का होने वाला शोषण या उनके साथ उनके वेतन भत्तों का निर्धारण नहीं हो पा रहा था, समय सीमा का निर्धारण नहीं था, काम के घंटों का निर्धारण नहीं था, शोषण अत्यधिक था, उससे मुक्ति पाने के लिए एक दल, एक नेता, एक कार्यक्रम के सिद्धांत को अडॉप्ट किया गया यानी अपनाया गया। इसे कार्ल मार्क्स साम्यवाद की अवस्था कहता है, जिसमें वर्ग विहीन समाज हो, सभी को काम के बदले में दाम दिया जाए, राज्य विहीन समाज की बात भी की गई, क्योंकि मार्क्स के दृष्टिकोण में पूंजीपतियों के हाथ में सदैव राज्य की यानी सरकार की बागडोर रही और वह वर्ग विशेष के हितों की पूर्ति के लिए ही काम करते रहे। इसलिए अंततः संघर्ष और संगठित होकर सर्वहारा वर्ग को यानी मजदूर किसान वर्ग को अपना अधिनायक तंत्र नियुक्त करना होगा। तत्पश्चात सभी नीतियाँ और कार्यक्रम जो लोक हितकारी हैं या बहुसंख्यक समुदाय के हित में है या अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में जो नीतियाँ प्रतिपादित की जा सकती हैं उनका प्रतिपादन होना चाहिए। ये हम कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण में पढ़ते हैं और मार्क्स के दृष्टिकोण में पूर्णतया अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक पहलू बहुत अधिक प्रभावी रहा। चीन में अनेक राष्ट्रीयताएं निवास करती हैं और अनेक राष्ट्रीयताओं के बावजूद भी नागरिकों को समान रूप से मौलिक अधिकार, दायित्व, कर्तव्य गिनाए गए हैं, दिए गए हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद यहाँ एक दलीय व्यवस्था को ही ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। इसके पीछे लोगों की लोकप्रियता या जनता के हितों की पूर्ति करने वाला दल साम्यवादी दल माना गया। पिरामिड आकार की जो हम बात कर रहे थे, तो इसका प्रारंभिक जो स्तर है, पहली सीढ़ी जो है
उसको ये कहते हैं प्रारंभिक सेल। कि एक ऐसा सेल है CELL, एक ऐसा सेल है, एक प्रारंभिक इकाई है जिसमें मजदूर, किसान या कल कारखानों के श्रमिक यानी इसके सदस्य हो सकते हैं। यानी लगभग 1900 या 2000 के करीब इसकी संख्या बताई गई। संगठन की प्रारंभिक जो इकाई है जिसमें लगभग 2000 के करीब सदस्य संख्या बताई गई। फिर साम्यवादी दल के दूसरे रूप में हम पढ़ते हैं केंद्रीय समिति। केंद्रीय समिति एक सेलेक्टेड टीम है और ये सेलेक्टेड टीम जैसे 198 सदस्य बता रहे हैं कि ये जो केंद्रीय समिति है वो साम्यवादी दल की नीतियों का निर्धारण करती है और साम्यवादी दल किस तरह से चुनावों का सह संचालन करते हुए व्यवस्थापिका में, कार्यपालिका में अपना रोल अदा करेंगे, इन सब चीज़ों का, योजनाओं का क्रियान्वयन इसके माध्यम से किया जाता है। फिर आता है केंद्रीय समिति के बाद पोलिट ब्यूरो। पोलिट ब्यूरो एक छोटा निकाय है लेकिन एक महत्वपूर्ण निकाय है। महत्वपूर्ण निकाय हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए संगठन ज़्यादा संख्या से प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे जो आगे बढ़ता जा रहा है पिरामिड आकार में उसका रूप छोटा होता जा रहा है, लेकिन छोटे रूप के बाद भी उसे महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करनी हैं। नीतियों को निर्धारित करना, नीतियों का निर्माण करना, आदेशों निर्देशों की अनुपालना करवाना, स्थायी समिति के माध्यम से, क्योंकि यहाँ व्यवस्थापिका एक व्यापक रूप में है और वो व्यापक रूप उसे राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहते हैं और उसमें एक दल का वर्चस्व रहता है। लेकिन सिस्टमेटिकल काम करने के लिए स्थायी समिति को प्रभावी बनाया गया है कि जब राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन न हो रहा हो तो ऐसे में स्थायी समिति के माध्यम से कार्य किया जाना चाहिए, किया जाता है। तो लगभग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के जो कार्यम शक्तियाँ हैं उन सब का उपभोग करती है स्थायी समिति और स्थायी समिति का गठन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस में से किया जाता है। फिर आता है सचिवालय। सचिवालय का मतलब है जहाँ रिकॉर्ड रखा जाता है सदस्यों का, पार्टी का रिकॉर्ड रखा जाता है और जहाँ से सारी गतिविधियों का संचालन होता है और बैठकों का आयोजन होता है इत्यादि इत्यादि, जिसे हैंडल करता है पार्टी का महासचिव। दल नियंत्रण आयोग, दल को नियंत्रण करने के लिए भी आयोग का गठन किया जाता है, क्योंकि पार्टी में जब सिद्धांत, कार्यक्रम और संविधान बना दिया जाता है तो उसकी अनुपालना भी होनी चाहिए। जो सदस्य हैं, जो पार्टी के मेंबर हैं, जो पार्टी की गतिविधियां हैं, जो पार्टी के कार्यक्रम हैं, जो उसका एम है, उन सब बातों को उसे फॉलो करना है। जो सदस्य पार्टी के विपरीत गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, जो सिद्धांतों और कार्यक्रमों के विपरीत चले जाते हैं, उसे अनुशासनहीनता माना जाता है और सदस्यों को पार्टी से निष्कासित भी किया जा सकता है। तो दल नियंत्रण आयोग का गठन भी किया जाता है। सबसे मुख्य बात ये बताने जा रहे हैं हम कि प्रत्येक पार्टी का अपना एक संगठन होता है, प्रत्येक पार्टी का अपना एक कार्यक्रम होता है, प्रत्येक पार्टी के शीर्ष नेता की अपनी सर्वोच्चता और मान्यताएं होती हैं। यहाँ हम इसलिए ज़्यादा बल देकर बात कर रहे हैं क्योंकि ये साम्यवादी देश में, नवीन संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में और पूर्व के संविधानों में इस विचारधारा का प्रभुत्व और वर्चस्व देखा गया और उसकी अनुपालना भी अक्षर से हुई। तो हम चीन में पढ़ाते हैं लोकतांत्रिक केंद्रवाद, जिसको इस सिस्टम से भी आप समझ सकते हैं। लोकतंत्र का तो मतलब हो गया जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन,
प्रत्येक स्तर पर जनता द्वारा निर्वाचित कांग्रेस काम करती है, यानी जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि काम करते हैं। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस लाइक जस्ट व्यवस्थापिका। तो प्रत्येक स्तर पर कार्य हो रहा है, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि काम कर रहे हैं। लेकिन केंद्रवाद को समझाने के लिए हम सब आपको बताना चाहेंगे कि उच्चतर आदेश देता है, निम्नतर उसके आदेशों की अनुपालना करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, पार्टी का शीर्ष नेता, पार्टी का महासचिव जो डिसीजन मेकर है या स्थायी समिति के सदस्य जो हैं वो डिसीजन मेकर हैं, तो उनके जो निर्णय हैं पूरे संगठन पर लागू होते हैं, प्रत्येक इकाई पर लागू होते हैं और प्रत्येक इकाई द्वारा उसे मान्यता दी जाती है एवं उसे प्रमुखता से लेकर उसकी अनुपालना की जाती है। तो केंद्रवाद का मतलब तो हो गया, शीर्ष जो समिति है टॉप पर वो स्ट्रॉन्ग है, और लोकतंत्र का मतलब हो गया जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। ये पार्टी के अनुशासन के लिए भी जरूरी है, कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए भी जरूरी है, आदेश निर्देशों की अनुपालना के लिए भी जरूरी है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्याओं के निदान के लिए भी जरूरी है। तो हम आपको पढ़ा रहे थे साम्यवादी दल, उसका गठन, उसकी भूमिका तो कार्य एवं शक्तियों में आ जाता है, और गठन का मतलब हो गया प्रारंभिक स्तर पर इकाई बनाई जाती है और फिर उसका स्तर बढ़ता चला जाता है, यानी टॉप पर चला जाता है। तो स्थानीय से लेकर टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। तो केंद्रवाद टॉप पर हो गया, लोकतंत्रवाद धरातल पर हो गया। और लोकतंत्रवाद या लोकतांत्रिक प्रोसेस को पूरा करने के लिए व्यवस्था में नियंत्रण निर्देशन जरूरी है, और तभी सारी कार्य सुचारू रूप से सफल हो सकते हैं, तभी किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो कठोर दलीय व्यवस्था भी कह सकते हैं अपन, अनुशासनबद्ध दलीय व्यवस्था भी कह सकते हैं, मजबूत दलीय व्यवस्था भी कह सकते हैं, और सबसे प्रमुख बात यह है, श्रमिक और किसान वर्गों के हित में काम करने वाली पार्टी या संस्था का नाम है साम्यवादी दल। और यदि हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं तब भी हम यही बताएंगे कि पूंजीपति वर्ग, जिसका भूमि पर, पूंजी पर, कल कारखाने पर स्वामित्व था और सामने वाले वर्ग के पास मात्र शारीरिक श्रम था, और एक शासक था, दूसरा शोषित होता था, काम के घंटों का निर्धारण नहीं था, विश्राम के घंटों का निर्धारण नहीं था, वेतन भत्तों का निर्धारण नहीं था, मजदूरी के लोह नियम थे, कठोर नियम थे। तब मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग को अधिनायकवाद के माध्यम से साम्यवाद की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया था। कुल मिलाकर आज के दृष्टिकोण से हम कहना चाहेंगे, जनता के हितों की पूर्ति करने के लिए इस दल को चीन के संविधान की प्रस्तावना में एवं पहले भी और बाद में भी स्वीकार किया गया है। नमस्कार।